इस घटना ने ये बात प्रमाणित कर दी कि अगर मान लीजिए जो कमेटी बनी है वो जस्टिस वर्मा को दोषी भी ठहरा देती है, तो सीबीआई या पुलिस क्या करेगी? लेकिन जो है जो भी जांच होगी उसमें अगर वो उन्होंने ये प्रमाणित नहीं किया कि ये नोट जो है इनका नोट है, इनसे रिलेट नहीं किया नोट को, तो खाली वहां जलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तो रुपया आने के बाद कुछ नहीं हुआ। जब तक निर्विवाद रूप से ये जो है प्रमाणित नहीं होगा कि करोड़ों रुपया जज साहब का था कि नहीं था तो कहां से उनके पास आया था, ये जब तक निर्विवाद रूप से सही नहीं होगा तब तक निर्मल यादव के फैसले को देखते हुए मैं आज ही की डेट में आपसे कह रहा हूं कि इसमें भी लानत मलामत चाहे जो हो, होगा कुछ नहीं। ऐसे समय में ये जजमेंट आया है, निर्मल यादव बरी हुई हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब के घर अग्निकांड में करोड़ों रुपए जलने की बात आई। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जस्टिस निर्मल यादव और जस्टिस निर्मल कौर जस्टिस निर्मल कौर के घर एक लिफाफा पहुंचा। रुपए थे 15 लाख। बात है 2008 की और स्टाफ ने फोन किया, मामला पुलिस तक पहुंचा और सीबीआई की इंक्वायरी गठित हुई। कई बार इस चर्चा में अपने अम्बेडकर रामा के एपिसोड में उस केस की चर्चा हमने की कि आखिर वो पैसा किसने भेजा, क्यों भेजा, किसके पास भेजा, ये तमाम सवाल हम लोगों ने उठाए। बहरहाल उस मुद्दे पर सीबीआई की अदालत ने सुनवाई की और फैसला दे दिया है और उसमें सीबीआई की अदालत ने कहा है कि सीबीआई ने फ्रेम किया है, उसमें कई सबूतों के साथ इधर-उधर जो भी मसला है, फ्रेम किया गया है जस्टिस निर्मल यादव को। क्या है मसला? ये समझने की कोशिश करते हैं। किसने फ्रेम किया, क्यों किया, पैसे कहाँ से आए, कौन देने वाला था, डिस्ट्रिक्ट जज कौन थे, क्या तमाम तरह की पेचीदियाँ हैं जिसको समझने की ज़रूरत है कानूनी रूप से भी और वैसे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं और कानूनविद भी हैं, लॉयर भी हैं, पत्रकार भी हैं और संपादक भी हैं और इस केस की चर्चा कई बार इन्होंने की है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक माननीय जज साहब जिनका ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया, उनके घर में नोटों का बंडल, बोरी में कसा हुआ बंडल मिला। उसमें मामले में क्या हुआ अब तक, क्या कार्रवाई हुई है, हमें पता नहीं। ये भी जानेंगे जेपी सिंह साहब से कि उस मामले में क्या चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट जब वो गए थे, वहाँ के लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया था, स्ट्राइक किया था इनके खिलाफ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कचरे का डब्बा नहीं। चलते हैं सीधे जेपी सिंह साहब के पास और न्यायालय, भ्रष्टाचार, तमाम ये मसले हैं। अब तो धीरे-धीरे खुल के बातें बाहर आने लगी हैं, बहुत सारी बातें। पहले लोग न्यायालय पर और सेना के ऊपर चर्चा नहीं करते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के सेना कुछ भी करे, बहस नहीं होती थी, लेकिन अब उसपे भी बहस हो रही है। न्यायालय में जिस तरह के निर्णय आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, भाई-भतीजावाद हो रहा है, चर्चा उसपे भी खुल के हो रही है। इसलिए इस मसले पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। स्वागत है सर। जी। देखिए सर, सर। ऐसे समय में ये जजमेंट आया है, निर्मल यादव बरी हुई हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब के घर अग्निकांड में करोड़ों रुपए जलने की बात आई और 15 करोड़ से 50 करोड़ 100 करोड़ तक की बात कही जा रही है कि कुछ पैसे जले हैं, कुछ बाकी नोटों की गड्डियां थी। निर्मल यादव के मामले में तो केवल 15 लाख का मामला था। जब ये मामला आया जस्टिस यशवंत वर्मा का, तो लगातार निर्मल यादव के मामले की भी चर्चा होने लगी कि कैश कांड जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हुआ, उसका फैसला नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। हुँ। अब इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की आंतरिक जांच कमेटी जो उनकी का प्रोसीजर है उसमें उन्होंने बैठा दिया है और जब एफआईआर के लिए जो है वहां कोर्ट में मुकदमा कुछ वकीलों, सीनियर वकीलों ने दाखिल किया, तो उन्होंने कहा कि अभी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पहले जो है उसके जांच जो है उसकी रिपोर्ट आ जाए। और जांच रिपोर्ट के पहले पुलिस ने भी कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं की थी। वो जांच का जो
कमेटी बनी है जजों वाली, उसने जब पुलिस से मांगा तब जाके पुलिस ने गई और वो किया और कमरा सील किया, नहीं उसके पहले तो कुछ नहीं था, सब लीपा पोती थी। जी। अब जिस तरह निर्मल यादव इस मामले में छूट गई हैं, उससे ऐसा लगता है कि अगर जरा सा भी विवेचना में लचर रवैया अपनाया जांच एजेंसी ने, पहले तो कमेटी रहेगी, उसके बाद फिर अगर उसके आधार पर मुकदमा होता है या एफआईआर होती है, सीबीआई को दिया जाता है और जांच कमेटी बनती है, पुलिस को दिया जाता है, सीबीआई को दिया जाता है, जांच कमेटी बनती है, वो जांच शुरू होती है। तो उसमें भी जब तक निर्विवाद रूप से ये जो है प्रमाणित नहीं होगा कि करोड़ों रुपया जज साहब का था कि नहीं था तो कहां से उनके पास आया था, ये जब तक निर्विवाद रूप से सही नहीं होगा तब तक निर्मल यादव के फैसले को देखते हुए मैं आज ही की डेट में आपसे कह रहा हूं कि इसमें भी लानत मलामत चाहे जो हो, होगा कुछ नहीं। क्यों? निर्मल यादव पर भी जज आंतरिक कमेटी बनी थी जांच की, और आंतरिक कमेटी ने निर्मल यादव को दोषी ठहराया था कि निर्मल यादव का ही वो पैसा था जो निर्मलजीत कौर के घर पहुंचा था। इसके बावजूद अदालत में सीबीआई ये साबित नहीं कर पाई कि वो पैसा जो है वो क्या कहते हैं निर्मल यादव का पैसा था जो उनके यहाँ पहुंचा। पैसा था, लेकिन ये कोई कनेक्टिविटी उस तरह की नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो पुलिस ने कनेक्टिविटी ढूंढी थी कि 5 महीने पहले जिस मामले में निर्मल यादव फैसला दे चुकी थी उसका पैसा था। तो फैसला देने के पहले पैसा मिलता है, फैसला देने के 5 महीने बाद कोई इंतजार नहीं करता। जी। उधार के पैसे में जैसे नंबर 2 का जो पैसा होता है वो नंबर 1 से भी ज्यादा असली होता है। नंबर 1 का पैसा जो कागज में हो तो कभी भी आप वसूल सकते हैं, नंबर 2 वाला पैसा पहले लोग ले लेते हैं तब किसी चीज पे दस्तखत करते हैं कि नंबर 1 वाले की तो रसीद हम देंगे तब आपको मिलेगी ना, नहीं आप दिए देंगे तो होगा भाई हमने हमने कर दिया लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। लेकिन नंबर 2 वाला उसके पहले माल पहुंच जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सैंक्शन होना है, ये होना है, पीडीए के चेयरमैन के यहाँ से होना है, कमिश्नर के यहाँ से होना है, तो वहां पता चला कि जो सैंक्शन करने का जो पैसा है जो दिया जाता है दस्तूरी सुविधा शुल्क का एक नाम दस्तूरी भी है, वो पहले पहुंच जाता है। वो जो नंबर 1 वाला वो सब बाद में है जो ऐसे होगा, बाकी जो अंडर मैंने दी कारपेट है वो पहले, टोटल उसमें कोई बेईमानी नहीं है आपको बता। तो उसमें ये नहीं प्रमाणित कनेक्टिविटी प्रमाणित हो पाई, तो अब इसमें भी कनेक्टिविटी इनको ढूंढनी पड़ेगी। तो साफ करेंगे हमारा पैसा नहीं, पता नहीं कहां से वहां आया। मैं ये समझता और जो आंतरिक कमेटी बनी है सर, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, आंतरिक कमेटी बनी तो आंतरिक कमेटी वहां भी बनी थी और उसने उनको दोषी ठहराया कि हाँ वो पैसा उनका है। तब उसके बाद पुलिस की एफआईआर हुई और पुलिस की एफआईआर होने के बाद फिर जो है वहां के हाई कोर्ट ने उसको ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को, फिर सीबीआई ने जांच की। अब इसके आगे सुनिए, नहीं आप कुछ कह रहे थे, कह लीजिए। नहीं आप बोलिए बोलिए आपको नहीं बोलिए, कंटिन्यू सीबीआई सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो सीबीआई ने 2008 का मामला है, सीबीआई ने 2010 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। तो जो सीबीआई का जो जिस कोर्ट में सीबीआई का डेजिग्नेटेड कोर्ट होता है अलग से, सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के इक्विवेलेंट सीबीआई का डेजिग्नेटेड कोर्ट मैक्सिमम जिलों में, जहां जहां सीबीआई कोर्ट है, पहले कुछ कुछ जिलों में, जैसे पंजाब का सीबीआई कोर्ट आपका क्या कहते हैं चंडीगढ़ में है, हरियाणा का सीबीआई कोर्ट भी इसी पंचकुला या चंडीगढ़ में है। लेकिन अब कई जगह धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में भी सीबीआई कोर्ट खुलता जा रहा है। नहीं पहले से उत्तर प्रदेश का सीबीआई कोर्ट लखनऊ में था, सारे मामले इलाहाबाद के भी लखनऊ में जाते थे, लखनऊ में सुनवाई होती थी। सीबीआई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि नथिंग डूइंग, आप जांच कीजिए, इसमें जो है उसका सबका परमिशन है, तो बाकायदे राष्ट्रपति का परमिशन मिला
तो ये मिला वो मिला, तभी सब जांच फिर से शुरू, मतलब जांच हुई। अब इसमें किया क्या इन्होंने कि एक आर.के. जैन नाम का जो इनका गवाह था, उसने जो पुलिस पहले का। गवाही दी थी, हाँ सीबीआई का कहिए, पुलिस का कहिए, जो पहले उसने गवाही दी थी, उसमें बहुत से बिंदु को इन्होंने छोड़ दिया था, हम्म या उसने छोड़ दिया था। अभी तो उसने गवाही दी थी तो उसका माना जाएगा, जबकि मैं जानता हूं कि गवाही में काफी ट्यूटर किया जाता है, क्योंकि जो आप प्रत्यक्ष देखते हैं केवल उतना कहेंगे तो किसी को सजा नहीं होगी, तो उसमें कुछ बारीक बातें आपको ट्यूटर की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो इन्होंने बस वो आर.के. जैन का एक पूरक शपथ पत्र दाखिल कराया, पूरक माने बयान, जिसमें बहुत चीजें जो अनकवर थी उसको कवर की गई, और बाकी जो 84 गवाह थे उसमें 69 गवाह इन्होंने पेश किए, जिसमें 13 पक्षद्रोही हो गए, कई लोग इसमें मर गए दौराने गवाही हुए। एक बंसल बंसल करके जो वो था, आपका क्या कहते हैं, वहां के एडवोकेट गवाह। जनरल का, नहीं एडवोकेट जनरल का मतलब वो था, क्लर्क था, जो इसमें शामिल था, और वो भी आरोपी था, वो मर गया बीच में। तो कोर्ट में प्रमाणित नहीं हो पाया। अब जज साहब ने कहा कि जब आप कोर्ट में बियॉन्ड डाउट जो है गवाही नहीं पेश करेंगे तो हम क्या, मतलब मॉरल कन्विक्शन कर दें। आप कोर्ट में, मैंने जैसे देखने में लगता है कि एक जज का मामला था, एक जज के यहाँ था, तो भाई हो सकता है कि इसमें बिटवीन द लाइंस हो, लेकिन अगर बिटवीन द लाइंस कहीं है तो सीबीआई जांच में बिटवीन द लाइंस है। जब आंतरिक कमेटी तक ने कहा कि पैसा है, जो है क्या कहते हैं, जो जजों की कमेटी थी, उन्होंने कहा कि पैसा उन्हीं के लिए था, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के लिए आया था, तो सीबीआई क्यों नहीं ढूंढ पाई कनेक्टिविटी की, जो है उनका पैसा था कि नहीं था, अब किसके कहाँ से दबाव आया? में सीबीआई काम कर रही थी और कहां से आया। दूसरी बात, जस्टिस निर्मल यादव एक पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करती हैं, उनकी जो है लालू प्रसाद यादव से जो है उनकी रिश्तेदारी है, उनके भाई या उनके कजिन से जो है लालू प्रसाद यादव की एक बेटी ब्याही है। उनके भाई जो है हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में, तो मतलब पूरा कांग्रेसी बैकग्राउंड का परिवार है, और ये बीच में सब कांग्रेस की सरकार भी थी 2008 से लेके जो है, मतलब 2013-14 तक तो थी ही। तो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अब सरकार है तो लीनियंसी, वो तो भाई, वो तो तोता है, ये सब जो जांच एजेंसियां हैं उनको तो खाली एक इशारे की जरूरत है, उनकी तो ये हैसियत नहीं कि कह के दे कि आप लिख के दीजिए, तुम दिन को कहो रात तो हम दिन में तारे चमका दें। जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई, वो तो लिख के लेंगे आप सब ना, कि हाँ आप किसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और इतने कमजोर गोट के लोग होते हैं कि वो अपनी प्रेस्टीज पोस्टिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसमें हवा पानी रहती है, नोट रहता है एकदम चारों ओर, जो है वो क्या कहते हैं, यशगान होता रहता है। अरदब में लोग रहते हैं। जी। तो इस घटना ने ये बात प्रमाणित कर दी कि अगर मान लीजिए जो कमेटी बनी है वो जस्टिस वर्मा को दोषी भी ठहरा देती है, तो सीबीआई या पुलिस क्या करेगी? लेकिन जो है जो भी जांच होगी उसमें अगर वो उन्होंने ये प्रमाणित नहीं किया कि ये नोट जो है इनका नोट है, इनसे रिलेट नहीं किया नोट को, तो खाली वहां जलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो रुपया आने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने एक तरह से पूरे जजमेंट में जो 70 80 पेज का है, एक कम 80 का जजमेंट है, 89 पेज का है संभवतः, एक कम 90 पेज का जजमेंट जो है उसमें धज्जियां उड़ा के रख दी हैं सीबीआई की जो है जांच की, और सारे जो उनके गवाहों की मतलब जो है वो तमाम पक्षद्रोही हो गए, सारे गवाह पेश नहीं हुए। 17 साल जो है लग गया मुकदमे में। पहले तो जब मुकदमा दाखिल हुआ और जब जांच शुरू हुई, तो आखिर जिस दिन निर्मल यादव रिटायर हुई जजशिप से, उनका ट्रांसफर हो गया था उत्तराखंड, जजशिप से जिस दिन रिटायर हुई
उस दिन जाके जांच पूरी हुई, मैंने उस दिन तक जांच अभी चली रही थी, प्रचलन में थी। और उसके बाद फिर जो है मुकदमा चलना शुरू हुआ। उस मुकदमे चलने के दौरान निर्मल यादव एक बार हाई कोर्ट चली गई कि ये मुकदमा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में भी फिर साल 1.5 साल लग गया, फिर मुकदमा वहां से खारिज हुआ, तो फिर बात आगे बढ़ी। तो राष्ट्रपति की मंजूरी, तो चीफ जस्टिस की मंजूरी, तो सभी ये सब दुनिया भर के होने के बाद, और उसके बाद जब कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया, तो जो है जो कहा कि नहीं आप फर्दर जांच कीजिए, तब आप जो जांच करने गए तो आपने केवल एक गवाह को चिन्हित करके उससे जो है जो कवर अप कराया, बाकी आपने और कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके लिए सीबीआई की लचर जांच पूरी तरह जो है निर्मल यादव के मामले में जिम्मेदार है। और इस मामले में भी, जस्टिस वर्मा के मामले में भी, मैं आपके मन से कहना चाहता हूं जी कि जी। अगर इन आंतरिक कमेटी इनको दोषी पाती है, उसके बाद आगे जो है आपराधिक कार्रवाई की बात चलती है, तो समझ लीजिए कि अगर जांच लचर होगी, विवेचना ठीक से नहीं होगी और हम्म। तमाम लूप होल छोड़ दिए जाएंगे, तो उसका भी मतलब अल्टीमेट रिजल्ट तभी होगा जब हम भरे रहे अंदर, क्योंकि पता नहीं कब जी। तक चलेगा। दूसरा दूसरा इसका असर क्या हुआ है यशवंत वर्मा के कांड का, या जो निर्मल यादव का भी जो छूटा है उस कांड का असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ है कि एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक हम्म। डोमेन में जो है लाने का जो है निर्णय लिया है। अभी हालांकि लाइव ला ने सूत्रों के हवाले से ही कहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक सारे जजों में केवल 2 जजों ने अपने संपत्ति की घोषणा की है। अब सारे जज सुप्रीम कोर्ट के अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे। और ये हम्म। कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक का प्रेशर है, जो लोगों में ये परसेप्शन है कि जज पैसा लेके जजमेंट दे रहे हैं, बड़े पैमाने पर पैसा चल रहा है, उसका ये जो है वो क्या कहते हैं आफ्टर इफेक्ट है। हम्म। ये जो आपके वहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो सार्वजनिक डोमेन में सब डाल दिया कागज, जो जांच पड़ताल वो वाला जो है, उसको वो भी अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि इसके पहले कभी नहीं हुआ था। नहीं हुआ, उसके भी हाँ। लोग तमाम आलोचक भी हैं, तमाम प्रशंसक भी हैं। ज्यादातर आम लोगों ने तो प्रशंसा ही की है। तो अब आप सोचिए कि उनकी सार्वजनिक डोमेन में आएगी। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट से एक के बाद एक जज का ट्रांसफर हो रहा है। केवल वर्मा जी का ही ट्रांसफर नहीं हुआ, चंद्रधारी सिंह का ट्रांसफर हो गया है, एक और ट्रांसफर भी हो गया है। फिर एक ये वर्मा कलकत्ता जी में का जज ट्रांसफर साहब तो, गए हैं, हाँ, वर्मा वर्मा जी जी का, के ट्रांसफर के बाद। हाँ, हाँ ठीक ठीक ठीक। और एक कलकत्ता में गए हैं, तो उनका वहां के जो है बार ने विरोध किया है कि हम जो है उनका उनको जो है उनका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको यहाँ शपथ नहीं दिलाया जाना चाहिए। अब ये ट्रांसफर भी बड़ा भारी खेल है, क्योंकि ट्रांसफर की कोई आपके पास राष्ट्रीय यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। हम्म। 2023 में मेघवाल साहब ने, जो कानून मंत्री हैं, पार्लियामेंट में कहा है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी लाने के लिए तैयार है। अभी 2025 है, अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी आई नहीं। क्यों? कहा जाता है जैसे कि जनहित में न्यायिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती। फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो है 2 3 4 जज का अब तक ट्रांसफर हो गया, वर्मा जी को समेत लेते हुए। ऐसा क्यों हो गया? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भीतर से ये मिलता रहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ माल पानी चल रहा है, और ये जो वर्मा जी के मामले में उसमें विस्फोटक का काम किया। नतीजा है कि जितने लोग दहिने बाएं हैं, उनको जो है क्या कहते हैं, जिनके ऊपर जरा भी कंट्रोवर्सी आई ये है, उनको किसी न किसी रूप से कि भाई पहले से ही हटा दो, ताकि कोई आगे कंट्रोवर्सी ना पैदा होने पाए। एक एक संदेश इससे ये निकल के जा रहा है। यही बात है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट का सब क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, बाकी हाई कोर्ट के क्यों नहीं ट्रांसफर? एक के बाद एक के बाद एक, वर्मा जी के बाद 2 3 लोग लाइन में लगा के ट्रांसफर कर दिए गए। अब 3 या 4 हैं, 3 तो क्लियर है, वर्मा जी हैं, चंद्रधारी सिंह हैं, और एक जो कलकत्ता गए हैं, और एक संभवतः और कोई है। चार चार लोग हो गए हैं। क्यों वहां से हटाए जा रहे हैं दिल्ली से? और ऐसा नहीं कि उनकी जगह किसी की पोस्टिंग हो रही हो, वो जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है।
एक तो आफ्टर इफेक्ट इसका जो है मतलब समझ लीजिए कि ये भी आ गया कि भले ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। और ट्रांसफर जब आप, हाँ, एक ट्रांसफर और गजब हुआ है। एक जज साहब हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, जिनको 26 दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बनना था, 26वें दिन बाद। अगर वहां रहते तो प्रमोशन से उनका मतलब जो वो वुड बी चीफ जस्टिस थे। 26 दिन पहले उनका वहां से जनहित में ट्रांसफर हो गया। उनका ट्रांसफर होने का मतलब है कि वो चीफ जस्टिस न बनने पाए, कार्यवाहक न बन पाए। कार्यवाहक बनेंगे तो बनाने की बात आ जाएगी, कहीं ना कहीं से मॉरली वो हो जाएगा। उनको हटा दिया गया है। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि क्यों हटाया गया। उनका तो 26 दिन बाद ही जो है चीफ जस्टिस बनने का दौर था। तो अब दंडात्मक कार्रवाई है या बैलेंस करने की कार्रवाई है, या जिसको आप पसंद नहीं करते उसको आप जो इधर उधर डिस्टेबलाइज रखते हैं कि ताकि जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो चीफ जस्टिस ना बनने पाए, वो जो है कॉलेजियम में ना शामिल होने पाए। मतलब भाई गजब है ये। आप समझिए कि इतनी अपारदर्शिता है ट्रांसफर पोस्टिंग में कि जिसका आप जो है मतलब कहीं से जो है आप सूत्रों के हवाले से चाहे जो समझिए और चाहे अपने मन में आप जो समझिए, उसका कोई जो है वो क्या कहते हैं कोई वैलिड रूप से कुछ बताने वाला नहीं है कि आखिर ये सब क्यों, ये सब खेल भी चल रहा है। तो निर्मल यादव और यशवंत वर्मा का मामला सर इतना सीधा साधा नहीं है। नहीं, उसने जी, जो नासूर जो भ्रष्टाचार का जो है जो कदाचार का जो पनप रहा है न्यायपालिका में, उसको उसने जो है अनचाहे जो है उसको फोड़ दिया है और मवाद जो है बाहर निकल रहा है। जी। जी शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत। जस्टिस निर्मल यादव पे 17 बरस मुकदमा चला। जस्टिस यशवंत वर्मा, करोड़ों पता नहीं कितने नोट, अभी प्रक्रिया शुरू हुई है। कितने वर्ष जांच चलेगी और कितने वर्ष क्या होगा पता नहीं। जी, कुछ कह रहे थे? मैं एक बात और कह रहा था, इधर बीच मुझे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एचजेएस सर्विस के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजों के कई जजमेंट देखने को मिले पिछले 2-3 साल के दौरान। और ये जी, मैं कह सकता हूँ कि वो लोग भले जो है हायर जुडिशरी से जो है वो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट अदालतों में जो है वो मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर हो, लेकिन उनके विजडम जजमेंट ज्यादा किसी भी प्रकार से गुणवत्ता में हाई है। कोर्ट के जज से कम नहीं है। और बहुत जगह के हाई कोर्ट के जज भी वैसा जजमेंट नहीं लिख सकते जैसा जजमेंट देख मिला, जैसे यही जजमेंट है सीबीआई कोर्ट का। ये जजमेंट इतने बढ़िया ढंग से लिखा गया है, इतने बढ़िया ढंग से इसमें टेबुलेशन है, इसमें इतने बढ़िया ढंग से सब चीजें कही गई हैं कि मैं प्रयागराज में रहता हूँ और यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसके अंडर में कई इलाहाबादी कचहरी है, यहाँ भी एचजेएस हायर जुडिशियल सर्विस के भी जज हैं, लेकिन उनमें वो गुणवत्ता नहीं है जो हरियाणा मतलब क्या कहते हैं पंजाब और हरियाणा के पंजाब, एचजेएस हरियाणा, के दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली हाँ भी। मतलब वो जो हाँ जो देखने को मिला है सर। जी, जी, तो जी, एक जी। मैं मतलब कानून का जानकार होने के नाते मैं उनको भी प्रेज कर रहा हूँ कि फैसला चाहे जो आया हो, लेकिन जो जजमेंट लिखा गया वेल है वो बहुत ड्राफ्टेड, ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से लिखा गया है और वहां वेल लिखा जा रहा है। ड्राफ्टेड। हाँ, जी। वेल ड्राफ्टेड। जी दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ हम लोग देखते हैं कि जी जो लोअर जी जुडिशरी में है ज्यादा बढ़िया आर्गुमेंट भी करते हैं और अच्छा ड्राफ्ट भी जी करते हैं। शुक्रिया, देखते जी रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी